लास्ट क्लास में हमने एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें लास्ट रिएक्शन हमने देखा था डार्जन्स मेथड। अब डार्जन्स मेथड की खास बात यह है कि इसमें लीविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन से निकलता है, नया अपकमिंग ग्रुप भी उसी डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो अब ये PCl5 वाली रिएक्शन HCl और ZnCl2, इनके कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी है उनके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3 C2H5 OH H है, इसकी रिएक्शन एक बार HCl ZnCl2 से करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दूसरी बार PCl5 से करें तो क्या बनेगा, फिर PCl3 से करें तो क्या बनेगा, SOCl2 से क्या बनेगा, और अगर SOCl2 के साथ pyridine ले लिया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इन सभी रिएक्शंस में, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखिए, जब हम यहाँ पे CH3OH HCl और ZnCl2 लेंगे तो रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 होगी, और अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 है तो कार्बोकेटायन बना है, और अगर कार्बोकेटायन बना है तो रेसिमाइजेशन होगा। यहाँ पे 50% तो प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें Cl राइट में है, और 50% वो बनेगा जिसमें Cl लेफ्ट में है। दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनेंगे, CH3 C2H5 Cl H ये भी बनेगा, ये दोनों बनेंगे। लेकिन अगर PCl5 लिया जाए तो रिएक्शन SN2 है, और अगर रिएक्शन SN2 है तो अब Cl लेफ्ट पे आएगा, H CH3 C2H5। अब देखिए PCl5 पर यहाँ पे था SN1, दोनों बने, यहाँ पे है SN2, यहाँ पे अगर SN2 है तो ये बना, यहाँ पर भी SN2 ही है, और अगर SN2 है तो फिर सेम प्रोडक्ट Cl CH3 C2H5 H। फिर जब SOCl2 लेते हैं तो SNI मैकेनिज्म है। SNI मैकेनिज्म मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो CH3 C2H5 Cl अगर यहाँ है तो यही रहेगा, और SOCl2 pyridine ये SN2 हो जाती है, तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, पीएच है, CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है। अब इसकी रिएक्शन एक बार किया है HCl ZnCl2 से, दूसरी बार PCl5 से, और तीसरी बार SOCl2 से, ठीक है। अब SOCl2 PCl5 के अलावा PCl3 या SOCl2 pyridine के साथ करें तो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए मैं उसको इस बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखें, अगर तो यहाँ पे क्या होगा, HCl और ZnCl2, तो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, बट यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट जिसमें Cl फ्रंट में होगा, हाइड्रोजन बैक में, प्लस चूंकि SN1 रिएक्शन है तो साथ में PH CH3 ऐसा प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें Cl बैक पे होगा और हाइड्रोजन फ्रंट पे, तो मतलब 50-50% दोनों मिलेंगे, तो इनांसियोमर बनेगा SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर। जब PCl5 लेंगे तो SN2 रिएक्शन, तो PH CH3, अभी Cl फ्रंट पे था, OH फ्रंट पे था, अब यहाँ पे Cl बैक पे आ जाएगा, और अगर SOCl2 लेते हैं तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, PH CH3 OH फ्रंट पे है, Cl भी फ्रंट पे ही रहेगा, और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए HCl और ZnCl2 लिया है तो पहले वाले केस में क्या बनेगा, यहाँ पे ये ऐसा हो गया,
एक बार Cl बैक पे प्लस एक बार Cl फ्रंट पे, दोनों 50-50% बनेंगे। जब PCl5 लेंगे तो SN2 रिएक्शन है, Cl पहले फ्रंट में था, OH फ्रंट में था, Cl बैक पे आएगा। और जब SOCl2 लेंगे तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, Cl पहले भी फ्रंट में था, OH भी फ्रंट में था, Cl भी फ्रंट पे ही आएगा। यहाँ पे देखिए PCl5 फर्स्ट वाला, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या बनेंगे। फर्स्ट में देखिए PCl5 है तो CH3 यहीं पे रहेगा, ये CH3 यहीं पे रहेगा, H और Cl यहीं पे रहेंगे। अब जो नया Cl है वो इस डायरेक्शन में आएगा, हाइड्रोजन यहाँ SN2। जब HCl और Cl2 लेंगे तो जो सेकेंड टाइम बनेगा सेकेंड रिएक्शन में, उसमें CH3 H, ये Cl तो अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब यहाँ पे एक बार HCl ये बनेगा और दूसरी बार CH3 H, Cl यहीं पे रहेगा, ये वाला Cl लेफ्ट पे भी आ सकता है, तो ये सेकंड का प्रोडक्ट मिला। और थर्ड केस अगर देखें तो थर्ड केस का मैं यहाँ पे स्पेस है बना देता हूँ। SOCl2 लेंगे तो अब जैसा था CH3 H, Cl यहाँ पे H और Cl यहाँ पे ऐसा, ये तो बना लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए हमने पहले तो एल्किल लाइट देखा, उसकी प्रॉपर्टीज पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ये एल्किल लाइट की प्रिपरेशन देख ली, ठीक है, एल्किल लाइट की प्रिपरेशन हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉपिक। मैंने कहा था 3 चैप्टर आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। और अभी अपन ने देखा भी कि ये सारी रिएक्शंस अगर हम देखें तो ये सारी रिएक्शन एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन है, बट ये सारी रिएक्शन अल्कोहल की प्रॉपर्टी भी तो है, राइट। इसलिए बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होने वाली हैं एल्किल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर में जो कॉमन होने वाली हैं। तो हमें अल्कोहल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है अल्कोहल और ईथर में जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कुछ बहुत कम ऐसी रिएक्शंस होंगी अल्कोहल ईथर में जो हमें नई मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहले अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ते हैं और फिर अल्कोहल की प्रॉपर्टी, और उसके बाद फिर आएंगे ईथर में। अल्कोहल, अल्कोहल मतलब ROH। अब एक एक करके देखते जाते हैं। क्या आप एल्केन को अल्कोहल बना सकते हैं? तो एल्केन को अल्कोहल बनाने की एक ही मेथड है, वो हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में देखा है। लेकिन हमारे पास एल्कीन से अल्कोहल बनाने की बहुत सारी मेथड है, जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखो एल्कीन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, ये है एल्कीन। अगर इसकी रिएक्शन एसिडिक वाटर से करें, मतलब डाइल्यूट H2SO4 से, तो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करने पर ये CH3CHOH CH3 ये बन जाएगा अल्कोहल। इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और देखिए और भी बहुत सारी मेथड हैं। देखो आगे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे ना, तो हमें 2 टाइप की रिएक्शन मिलेंगी। एक वो जिनको हम पहले पढ़ चुके होंगे, और एक वो रिएक्शन जिनको हम पहली बार पढ़ेंगे। जिन रिएक्शन को हम पहले पढ़ चुके होंगे मैं केवल उन रिएक्शंस को लिख दूंगा, आप भी रिलेट कर लेंगे कि हाँ सर ये रिएक्शन तो हमने पढ़ ली है पहले। जो नई मिलेंगी उनको हम आगे पढ़ते चलेंगे। समझ में आ रहा है? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या ये तरीका सही लगता है आपको, या आप कहेंगे नहीं सर हमें तो हर रिएक्शन 2 बार पढ़ाओ, पहले पढ़ा ली थी तो हमें मतलब नहीं है? क्या कहेंगे आपके, हर रिएक्शन सर 2 बार पढ़ाओ? नहीं ना, एक बार में चलेगा ना? नहीं, एक बार ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखो एल्कीन से अल्कोहल बनाने की हमारे पास एक और मेथड है, OMDM रिएक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे, दूसरे स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर
और दूसरे स्टेप में NaBH4, तो यहां पर भी एल्कोहल बनेगा। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है और इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तीसरा HBO रिएक्शन है। अगर हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन की रिएक्शन हम पहले स्टेप में B2H6 और THF लेते हैं, सेकेंड स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव, तो यहाँ पर भी एल्कोहल बनेगा। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो एल्कोहल बनेगा वो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट है, एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और एक खास बात है कि ये एडिशन सिन एडिशन है, मतलब दोनों अपकमिंग ग्रुप सेम डायरेक्शन में आते हैं। तो एल्कीन से बना लिया। और किससे बना सकते हैं? तो देखो, एल्कीन के अलावा एल्काइन से तो हम एल्कोहल बना नहीं पाएंगे क्योंकि वहां इनॉल बनेगा, वो एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। अच्छा, हम डाइऑल बना सकते हैं एल्कीन से। जैसे ये एल्कीन है, अगर इसकी रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमनोफोर लें तो ये डाइऑल बन जाएगा, CH3 CH OH CH2OH। देखिए ये सब रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे क्या है, ये एडिशन सिन एडिशन होगा। केमनोफोर ले सकते हैं या OSO4 वाटर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एल्कीन ले लिया जाए और इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में सिल्वर ऑक्साइड फिर वाटर से करें तो ये CH3 CH OH CH2OH। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये सिन है और ये एंटी एडिशन। तो ये सारी रिएक्शन एल्कीन की प्रॉपर्टी हैं और एल्कोहल की प्रिपरेशन है। कुछ में मोनोऑल बन रहा है, कुछ में डाइऑल बन रहा है। इन रिएक्शंस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको लिख लीजिए। फिर आगे कुछ ऐसे रिएक्शन लेंगे जिनको हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखिए, एल्कीन से बना लिया। नेक्स्ट है, हमें एल्कोहल बनाना है तो हम एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं। कितनी रिएक्शन हो चुकी थी? 5 6। देखिए, अगर एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन इक्वस KOH से करें, इक्वस KOH, तो ये बन जाएगा ROH प्लस HX। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल बना लिया, ठीक है। और देखिए, एल्किल हैलाइड के बाद तो खुद एल्कोहल आता है। एल्कोहल से तो एल्कोहल बनाएंगे नहीं, ईथर से बना सकते हैं। अगर ये ईथर को H2SO4 के साथ रिएक्शन करें और H2SO4 डाइल्यूट हो लो टेम्परेचर पर, तो ये 2 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कोहल बनेगा। इस रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये SN2 रिएक्शन है। तो एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बना सकते हैं इक्वस KOH से, ईथर से बना सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 से। उसके अलावा देखिए, इसके बाद 7 ऑनवर्ड जो भी रिएक्शन हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ईथर से H2SO4। अब देखिए, अगर हमारे पास RCHO है, ध्यान से देखिए, RCHO, इसको RCH2OH बनाना है। क्या करें आप बताइए जरा। RCHO को RCH2OH बनाना है, क्या किया जाए? रिडक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हर्षित, ऋतिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब रिडक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम इनफैक्ट एक तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, H2PD, पहले भी हमने एल्केन के रिएक्शन में पढ़ा था, बन जाएगा। दूसरा, इसकी जगह ये और है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए तो भी बन जाएगा। NaBH4 ले लीजिए तो ही बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं, जैसे मान लो एस्टर है ना, एस्टर है, इसका रिडक्शन कर दें किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। डिटेल में पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, तो ये मिल जाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो एक RCH2OH और एक ROH। और देखिए, एसिड के एनहाइड्राइड हो सकता है,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल बनेगा। एसिड क्लोराइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और बस एमाइड ऐसा है जिसमें अल्कोहल नहीं बनता, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे एमाइड को। और देखिए अगर एल्डिहाइड या कीटोन है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सेकेंड स्टेप में NH4 पॉजिटिव ले लें तो ये अल्कोहल बन जाएगा। और इस रिएक्शन को भी हमें डिटेल में पढ़ना है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ पढ़ेंगे। इनफैक्ट एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं, ठीक है, एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं, मैं एक को लेके एक्सप्लेन कर देता हूं, RCOR। बाकी जितने मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पे कॉमन रिएक्शन के लिए RC डबल बॉन्ड OZ लिख देता हूं। Z मतलब OH हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा, Cl लिख देंगे तो एसिड क्लोराइड, OR लिख दूंगा तो एस्टर। तो अगर एसिड का कोई भी डेरिवेटिव है, चलिए RMGX से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ RMGX लगेंगे एंड इट विल बी फाइनली कन्वर्टेड टू टर्सरी अल्कोहल। और ये रिएक्शन हमारे लिए बिल्कुल नई है, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट 7th ऑनवर्ड जितनी भी रिएक्शन लिखी हुई हैं, इनको सबको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, 7th वाली हम ईथर के साथ पढ़ लेंगे, अभी 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और देखिए एसिड के सभी डेरिवेटिव हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर अमीन है, अमीन की रिएक्शन HNO2 से किया जाए तो ये अल्कोहल बनेगा प्लस N2 और प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी रिएक्शन है। 7th वाली जो ईथर वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन ईथर से H2SO4, इसको मैं ईथर के साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इसी चैप्टर में हमें ईथर पढ़ना है। सारा कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो फिर ईथर में कुछ बचेगा नहीं ना, तो ईथर वाली छोड़ देते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये रिएक्शन ऐसी हैं जिनको हम पहली बार पढ़ रहे हैं और इनको हमें काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक एक करके अब इनको डिस्कस करते हैं। अब देखो, अगर मुझे 8th ऑनवर्ड्स रिएक्शन की स्टडी करनी है तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड की स्टडी करनी पड़ेगी। इन सब में अगर आप देखेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O कॉमन है। तो अब हमें यहां से इसी के साथ मैं आपको एक नई रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो इनकी रिएक्शंस के लिए हमें एक नई मैकेनिज्म जानने की जरूरत है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्शन को हम तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पता होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इससे पहले हम 2 टाइप की रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, जो विच इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। दूसरा हमने फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ा है, जो कि एल्कीन HBr और पेरोक्साइड की प्रॉपर्टी है। यहां पर हम एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड एंड कीटोन की। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन जब भी रिएक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है, बिल्कुल सिंपल सी मैकेनिज्म है। आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, देखिए ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O R। अब आप यहाँ पे H लगा देंगे तो एल्डिहाइड है, और वहां पर भी R ही लगा दीजिए तो कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केवल कुछ रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट होती हैं। कौन सी डिफरेंट होती हैं उसको बाद में जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। अभी तो हमें ये मान के चलना है कि एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है। एल्डिहाइड में क्या है, कीटोन में क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव है।
कार्बोनाइल ग्रुप में पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल पोलर पाई बॉन्ड है और जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इससे कौन अटैक करेगा? इससे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहां पे आके अटैक करेगा? तो अगर ये प्लेन है, इस प्लेन से 120, जैसे ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया समझ लीजिए, है ना, इस प्लेन से 120 डिग्री एंगल पर यहां पे आके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आके यहां से अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा तो ये पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा C, ये R, ये H, ये न्यूक्लियोफाइल और ये O निगेटिव। न्यूक्लियोफाइल O निगेटिव, पहले ये sp2 हाइब्रिडाइज था और जब कार्बेनायन बना नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो अब ये टेट्राहेड्रल हो चुका है। अब आगे की जो स्टेप है उसमें ये एक निगेटिव पार्ट बन गया, तो अब पॉजिटिव पार्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर के इससे कंबाइन हो जाएगा। तो फाइनली जो फाइनल मिला वो CRHNU और OE। तो देखिए यहां पे अब एक नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ है, और अगर नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ है तो प्लस इसके साथ इसका इनॉन्सियूमर ये भी मिल जाएगा साथ में, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी आ सकता था, बैक से भी आ सकता था, तो पेयर ऑफ इनॉन्सियूमर बनेंगे। तो अब बताइए जरा, अगर NAR की बात करें तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है या 2 स्टेप? तो आप कहेंगे सर ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहले एनायन बनता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। अब देखिए 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें ये इंटर में दूसरा स्टेप जो है इसमें एनायन कंबाइन हो रहे हैं, और जिस किसी स्टेप में एनायन या केटायन आयंस कंबाइन होते हैं वो फास्ट है, तो वो फास्ट है, तो ये स्लो है, और ये स्लो है तो RDS है। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट इज स्लो एंड RDS। ये बात आप सबको शायद समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन RDS में इन्वॉल्व रिएक्टेंट के नेचर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और यहाँ पे RDS में कार्बोनाइल कंपाउंड इन्वॉल्व है एक, और दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, राइट। अगर इसकी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी। क्यों है 2 मॉलिक्यूलरिटी? क्योंकि RDS में 2 मॉलिक्यूल है। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है, तो अगर क्राउडिंग होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो एक तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा क्राउडिंग पर, रिएक्शन तब ज्यादा फास्ट होगी जब क्राउडिंग कम होगी। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और एक दूसरा पॉइंट भी है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। भाई इस न्यूक्लियोफाइल ने इसी कार्बन पर क्यों अटैक किया? क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल वहां पर उतना तेजी से अटैक कर पाएगा। तो दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अब यहां तक अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जरा यस सर सब लोग लिख दीजिए। अगर यहां तक मैं आपको समझा पाया हूं तो एक बार यस सर लिख दीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो लिखिए डाउट। अगर किसी को डाउट है तो लिखिए डाउट। लास्ट पॉइंट फिर से, अच्छा, अगर हम यहां पर क्राउडिंग बढ़ा देंगे, मतलब बल्कि ग्रुप लगा दें, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, आ ही नहीं पाएगा। एक फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। दूसरा,
अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ पाया है। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल आ नहीं पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। फिर एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे। अभी समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास एक है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसिटल्डिहाइड, तीसरा है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में यहाँ पे पीएच लगा देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो देखिए इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये CH3 इलेक्ट्रॉन देके कम करेगा। यानी यहां पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगा करके प्लस आई इफेक्ट इसको कम करेगा। यहाँ पे पीएच लगा है यानी बेंजीन रिंग लगी है। अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। बेंजीन रिंग लगी है मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ऐसा। ये PHCHO को हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये। अब ध्यान से देखिए जरा, यहां पे जो प्लस चार्ज कम हुआ था वो CH3 के प्लस आई के कारण था। यहां पर जो प्लस चार्ज कम होगा वो रेजोनेंस के कारण होगा। और इंडक्टिव और रेजोनेंस में मोर इफेक्टिव है रेजोनेंस, मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां बचा हुआ है। यहाँ पे CH3 ने पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, यहाँ पे बेंजीन के रेजोनेंस ने पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट में, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। आ रही बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, फिर और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन ले लेते हैं। एसीटोन है, एसिटोफिनॉन है और बेंजोफिनॉन है। अब देखिए यहाँ पे दो ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहे हैं। यहाँ पे एक प्लस आई लगा रहा है और एक रेजोनेंस लगा रहा है। यहाँ पे दोनों रेजोनेंस के कारण पीएच के पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एसीटोन, फिर एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन सबसे कम है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सभी कीटोनों से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्योंकि कीटोन में क्राउडिंग भी ज्यादा है, दूसरा वहां पे दो दो डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CHO है, एक बार NO2 लगा है, CHO, एक बार OCH3 लगा है, एक बार Cl लगा है और एक बार CH3 लगा है। अब अगर इनमें देखा जाए चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं यहाँ पे -I और -M वाला, तो ये कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फर्स्ट। फिर थर्ड भी -I+M लगाएगा, बट ओवरऑल विड्रॉइंग है तो रिएक्शन को बढ़ाएगा। फिर फोर्थ डोनेटिंग है तो ये कम करेगा, और सेकंड जो है ये -I और +M मतलब ओवरऑल
डोनेटिंग है, ये भी प्लस आई और प्लस एच डोनेटिंग है, लेकिन ये प्लस एम के कारण ज्यादा डोनेट करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। नोटेड। चलिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन में हमने देखा कि अगर कार्बोनाइल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ या क्राउडिंग बढ़ गई, तो जितना कम पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन, या इसे कहें कि क्राउडिंग कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन। अगर क्राउडिंग बढ़ा दिया जाए या पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो इस मैकेनिज्म से रिएक्ट करेंगे, जिसको हम NAR कहते हैं। अब देखिए, एसिड और एसिड डेरिवेटिव जो रिएक्ट करते हैं वो SNAE है। एल्डिहाइड कीटोन जैसे ये भी लगते हैं, बट इनकी रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। इनकी रिएक्शन हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय एडिशन एलिमिनेशन। SNAE, पहले एडिशन देन एलिमिनेशन। देखिए कैसे, अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, ध्यान समझिएगा, और यहाँ पे Z है, Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन लगा दें तो ये एल्डिहाइड है, R लगा दें तो कीटोन है, Z इज इक्वल टू अगर हम कहें कि ये R है तो कीटोन है, अगर यहाँ OH लगा दें तो एसिड है, OR लगा दें तो एस्टर है, Cl लगा दें तो एसिड क्लोराइड है, OCOR लगा दें तो ये एनहाइड्राइड है, और NH2 लगा दें तो ये एमाइड है। मतलब एक बात आपको समझना होगा कि इन सभी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर एल्डिहाइड और कीटोन है, H और R होता तो एल्डिहाइड कीटोन, तो इनकी रिएक्शन होती है NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बचे जो रेस्ट, चाहे वो एसिड हो, एस्टर हो, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, अमाइड, इनकी सब की रिएक्शन चेंज होकर के हो जाती है SNAE। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एल्डिहाइड और कीटोन में क्यों NAR होती है, एसिड में ऐसा क्या हो गया कि अब रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज होकर के SNAE हो गया। चलिए समझते हैं इसको कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, यहाँ पे Z की जगह कुछ भी हो सकता है, ClN कुछ भी, ठीक है ना, अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड बदल जाएगा। अब अगर देखें एसिड डेरिवेटिव रिएक्ट कैसे करेंगे, तो एसिड डेरिवेटिव में भी कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा तो बॉन्ड ओपन होगा, बॉन्ड ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCO नेगेटिव, ये Z, और ये न्यूक्लियोफाइल। अभी तक क्या होता था, देखो NAR और SNAE में यही डिफरेंस है। चलिए एक बार फिर से NAR खोल लेते हैं, देखते हैं NAR में क्या हुआ था। ये ऐसा सेम बना था। NAR में क्या होता था, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाता था। SNAE में क्या होगा कि ये इधर जाएगा और ये जो लीविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। कैसे, ये देखिए, यहां पे क्या होगा कि अब पहले क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल जाके यहां पे जुड़ जाता था, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा नहीं, बल्कि ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा और Z जो है वो निकल जाएगा निगेटिव के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा RCO और NU। पिछली बार एल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, और हाइड्रोजन और एल्काइल ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, वो लिविंग ग्रुप की तरह रिमूव नहीं हो सकते। जबकि अगर Z की जगह Cl है, OR है, ठीक है, अगर Z की जगह Cl है तो ये सबसे आसानी से निकल जाएगा, OCOR है तो ये भी निकल जाएगा, अगर OR या OH है तो ये भी निकल जाएंगे, NH2 है तो ये भी निकल जाएंगे। तो अब अगर Z की जगह इनमें से कोई भी है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो गई, Z की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो जब किसी एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। करने वाला कौन है, तो सब्स्टिट्यूशन करने वाला न्यूक्लियोफाइल है,
तो क्या ये SN1 SN2 जैसी है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें पहले न्यूक्लियोफाइल एड पहले हुआ है, लिविंग ग्रुप निकला बाद में है, इसलिए इसको कहते हैं SNAE रिएक्शन। अब यहाँ पे पहला स्टेप जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये स्लो है, ये RDS है। सेकेंड वाला जो स्टेप है वो कंपेरेटिवली फास्ट है, और चूंकि स्लोएस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। अब रिएक्शन कहां पर फास्ट होगी? तो सबसे आसानी से Cl नेगेटिव निकलता है तो रिएक्शन सबसे फास्ट Cl नेगेटिव में, फिर RCOO नेगेटिव निकलता है, फिर OR और OH लगभग सेम रेट से, और NH2 सबसे डिफिकल्टी से निकलता है, इसलिए एसिड डेरिवेटिव में सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है एमाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर और फिर अमाइड। अगर एल्डिहाइड कीटोन को भी इसी में मिक्स कर लिया जाए कि सबसे फास्ट रिएक्शन कहां पे होगी, तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन एसिड क्लोराइड, मतलब अगर इसी में NAR और SNA दोनों को मिक्स कर दिया जाए कि कहां पर न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा, तो पहले एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कीटोन के बाद फिर एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के बाद लगभग एस्टर और एसिड ऑलमोस्ट सेम रेट से, और जो RCONS2 एमाइड है वो सबसे स्लो रेट से। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड डेरिवेटिव में केवल एसिड क्लोराइड ऐसा है जो एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, बाकी सभी एसिड डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर सिर्फ एसिड डेरिवेटिव देखना है तो ऊपर वाला देखो, और अगर एसिड डेरिवेटिव को एल्डिहाइड और कीटोन से देखना है तो साथ में सबको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसी मेथड पर इनकी रिएक्शन। अब आ जाता, अब हमें मैकेनिज्म जब क्लियर है तो अब हम इस रिएक्शन को समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि या तो ये जितनी भी रिएक्शन है इनमें या तो एल्डिहाइड कीटोन इन्वॉल्व है या एसिड डेरिवेटिव। अगर वो कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन है तो वो NAR से रिएक्ट करेगा, अगर वो एसिड डेरिवेटिव है तो SNAE से रिएक्ट करेगा। जैसे एल्डिहाइड का रिडक्शन देख लेते हैं, मैं इसको फर्स्ट से ले लेता हूं, जैसे RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 और NaBH4, they are basically source of H negative. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज सोर्स ऑफ H नेगेटिव, या NaBH4 ले लिया जाए तो NaBH4 भी किसका सोर्स है? H नेगेटिव का। दोनों में दोनों में से कोई भी ले लिया जाए, ये जाके H नेगेटिव देगा। जब H नेगेटिव देगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा R, ये बन जाएगा R C H O नेगेटिव, और एक हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया RCS2O नेगेटिव। अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पे NH4 पॉजिटिव लेंगे, NH4 पॉजिटिव का काम है H प्रोटॉन प्रोवाइड कराना, तो ये बन जाएगा RCS2OH। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा देखिए, अगर हम कीटोन लेते हैं यहाँ पे और इसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, दोनों में से किसी से भी करा सकते हैं। ये H नेगेटिव देगा, सबसे पहला H नेगेटिव देगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा RCR, ये H और ये O नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में NH4 पॉजिटिव आएगा, H प्रोटॉन लेगा, तो ये बन जाएगा RCrCHOH, तो ये बन जाएगा, इस बार पिछली बार बना था 1 डिग्री अल्कोहल, इस बार बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब देखिए
अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में देखा जाए LiLH4 और NaBH4 में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मोर पोलर है। NaBH4 जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब इससे फर्क ये पड़ेगा कि फर्क क्या पड़ेगा, देखिए मैं पीछे वाले में जाता हूं। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है LiLH4 इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड है उसको भी रिड्यूस करेगा, और जो लेस रिएक्टिव RCONS2 है उससे भी रिड्यूस कर देगा। तो इट विल रिड्यूस ऑल, जितने भी यहां दिए हुए हैं सबको रिड्यूस करेगा। लेकिन NaBH4 जो है, NaBH4 कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव होने के कारण NaBH4 एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन बाद वालों को इनको NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सभी को रिड्यूस करेगा, NaBH4 केवल एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा। ये नोट कर लीजिए, पिछली स्लाइड में, पिछले जहां पे आपने ये बनाया था वहीं पे लिख लीजिएगा, NaBH4 will reduce acid chloride aldehyde and ketone, but lithium aluminum hydride will reduce all compound। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे एसिड क्लोराइड लिया हमने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एसिड क्लोराइड लिया। नाउ एसिड क्लोराइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय बोथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, both can be taken। ठीक, both are source of H negative। ये जाके अटैक करेगा, तो फिर क्या होगा, अटैक करेगा तो पहले बॉन्ड ओपन होगा, RCO नेगेटिव, ये H, ये Cl, बॉन्ड ओपन हुआ। अब क्या होगा, इस बार हमें सेकेंड स्टेप में एसिडिक वाटर लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, अभी ये बॉन्ड क्लोज होगा, और जब बॉन्ड क्लोज होगा तो Cl इस बार लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा RCHO, ये बन गया। अब देखो, ये बन गया एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड लिया था, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड विल फर्दर रिएक्ट विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर सेकेंड स्टेप में NH4 पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव या वाटर ले ले, देन हमें पता ही है कि एल्डिहाइड विल फाइनली कन्वर्टेड टू एल्कोहल। तो एसिड क्लोराइड से भी क्या बन गया, फाइनली एल्कोहल। तो बस ध्यान क्या रखना है कि जब हम एसिड के डेरिवेटिव लेंगे तो हमें 2 इक्विवेलेंट ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaBH4 चाहिए। जैसे RCOOR एस्टर है, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करें। पहली बार जब H निगेटिव अटैक करेगा तो पहले बॉन्ड ओपन होगा, बॉन्ड क्लोज होगा, डायरेक्ट मैं RO निगेटिव को बाहर कर देता हूं, ये R-O निगेटिव बाहर हो गया, और ये बन गया RCHO एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड पता ही है कि एल्डिहाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करता है, और सेकंड स्टेप में NH4 पॉजिटिव लें, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू RCH2OH, अल्कोहल बन जाएगा।